नमस्कार टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और ये है 8 PM शो। देखिए, इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी सियासी खबरों की। और सियासत में पिछले कई दिनों से लगातार आंता उपचुनाव ही चर्चा का विषय बना हुआ है और इसमें भी तीन लगातार हमें चर्चाएं देखने को मिल रही है। एक चर्चाएं जो हमेशा चलती रहती है वो है नरेश मीणा को लेके, एक है प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस को लेके, और एक है सिर्फ वसुंधरा राजे को लेकर, खासकर वसुंधरा राजे को लेकर। बीजेपी की भी अगर बात करें तो त्रिकोणीय ये मुकाबला है। हालांकि बीजेपी नेता इसे सिर्फ त्रिकोणीय नहीं मान रहे, वो भी नरेश मीणा को लाइन में नहीं लगा रहे, जबकि कांग्रेस वाले फिर भी नरेश मीणा की इतनी तो अहमियत समझ रहे हैं कि हाँ, क्योंकि पिछली 2 बार कांग्रेस को ही नरेश मीणा चोट दे चुके हैं। और देखिए, नरेश मीणा भी बड़े सधे हुए अंदाज में अपने इस चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे, क्योंकि अंता और मंगरोल ये विधानसभा क्षेत्र है पूरा, जिसमें अंता में बीजेपी सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है, मंगरोल में बीजेपी थोड़ी अंता के मुकाबले कमज़ोर मानी जाती है। इसीलिए अपने आप को नरेश मीणा मंगरोल में ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का थोड़ा दबदबा माना जाता है। और अब देखिए, जिस तरह हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं कि नरेश मीणा ने खुला ऐलान कर दिया है, आखिरकार एन वक्त पर हनुमान बेनीवाल भी साथ देने के लिए आ रहे। कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी अंता के मैदान को उसने सियासी रण आम आदमी पार्टी ने बना लिया है, तो संजय सिंह भी वहां आएंगे और वो जो नरेश मीणा अपनी ताकत दिखाएंगे कल, यानी 8 नवंबर को, वो भी मंगरोल में ही दिखाएंगे। तो नरेश मीणा अपने आप को वहाँ मजबूत कर रहे हैं जहाँ कांग्रेस मजबूत है। तो बीजेपी वालों का तो सिर्फ एक ही कहना है कि नरेश मीणा से हमें तो कोई नुकसान नहीं है, अगर नुकसान किसी को है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को। और ये बात उनके कई विधायक भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, चर्चा क्या चल रही है। चर्चा चल रही है असल में बीजेपी को लेकर कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिस तरह हमें कल दिखाई दिया कि रोड शो हुआ, वसुंधरा राजे आई, सीएम भजनलाल शर्मा उसी गाड़ी पर मौजूद थे, रोड शो किया गया, एक अच्छी भीड़ उसमें दिखाई दी। हालांकि इससे पहले कई लोग कह रहे थे कि वसुंधरा राजे मुश्किल ही भजनलाल शर्मा के साथ दिखाई देंगी, लेकिन देखिए, उस चीज़ से एक कदम आगे बढ़ के वसुंधरा राजे दिखाई दी। अब इस पे इनके नकारात्मक भी कई चर्चाएं हो रही हो और पॉजिटिव चर्चाएं भी देखने को मिल रही है कि पार्टी के लिए तो। लेकिन सवाल इसको लेके अब कई उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अब इतनी मजबूत हो गई है कि अंता उपचुनाव जीत लेगी पिछली बार के उपचुनाव की तरह, जैसा बीजेपी ने पिछले उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। यही वक्त था 1 साल पहले का, ठीक नवंबर का ही महीना था जब एसडीएम थप्पड़ कांड भी हुआ था। या फिर इस बार कांग्रेस जो पहले हमेशा उपचुनाव ज़्यादातर वो जीतती आई है, वो परंपरा आगे बढ़ेगी, या फिर इन दोनों लीग से हटकर एक तीसरा नरेश मीणा अंता को चुनाव जीत के ले जाएंगे। तो इसको लेके बात करेंगे, खासकर बीजेपी को लेके भविष्य से। तो सबसे पहले भविष्य, जिस तरह देखिए रोड शो किया गया, रोड शो में आगे फ्रंट पर आपको दिखाई दिए भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री माफ़ कीजिएगा वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जोगाराम पटेल, जिनको इस उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई। और ये देखिए, ये सिर्फ गाड़ी पे मौजूद थे, लेकिन अगर मैं बाकी नेताओं की बात करूँ तो देखिए विजय बैसला भी दिखाई दिए और तमाम बीजेपी के कई नेता दिखाई दिए। दुष्यंत सिंह भी लगातार वहाँ पे, देखिए दुष्यंत सिंह तो शुरू से नजर आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी अपने आप को मजबूत कर चुकी है और एकता का संदेश दे चुकी है? देखिए, एकता का संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये तो चुनाव का नतीजा तय करेगा, उपचुनाव का नतीजा अकेल। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बातें हैं, चूंकि मैं नरेश मीणा का भी जिक्र कर लेता हूँ पहले, क्योंकि नरेश मीणा का आपने बताया कि मंगरौल में वो देखिए कल जो चुनाव होगा, कल पूरी ताकत झोंकेंगे प्रचार में, तमाम नेता वहाँ जुटाएंगे, चाहे संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के, हनुमान बेनीवाल हो, मध्य प्रदेश की से 2 बार की विधायक रही ममता मीणा हो, और अतुल प्रधान हो उत्तर प्रदेश से जो आते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। तो एक पावर शो करेंगे मंगरौल में। आपने कहा कांग्रेस जहां मजबूत है वहां और ताकत झोंक रहे हैं और खुद को मजबूत कर रहे हैं। तो ये देखिए, उनको ये मालूम है, देखिए वहां पर लाजमी है नरेश मीणा को खुद को मजबूत करना, लेकिन नरेश मीणा भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि बीजेपी में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो उनका आउट ऑफ फोकस है उन इलाकों में जहाँ पर बीजेपी अंता में मजबूत है। बीजेपी के साथ दिक्कत ये, जैसा आपने कहा कि कल जो वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री सब साथ आए, एक साथ दिखे, एक पिक्चर में दिखे जी। अब ये ताकत है या मजबूरी है? जी। क्या अब तक जिस तरीके से बीजेपी के भीतर अंदर खाने टसल चल रहा था, सूत्र बता रहे थे कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इस उपचुनाव में भी पार्टी गुटों में फंसी हुई है और वो गुटबाजी चल रही है। जी। ऐसे में आपने देखा होगा 3 तारीख तक
3 तारीख तक कोई भी बड़ा नेता प्रचार में नहीं आया था। जब हम सवाल पूछ रहे थे अपने कार्यक्रमों के जरिए, तब जाकर के कभी मदन राठौर आए, तो प्रेमचंद बैरवा आए, तब भी ये कहा गया कि भाई क्या आप केवल चेहरा दिखाने आए हैं? क्योंकि अभी तक मन्ना लाल रावत से हमारे संवाददाता ने प्रश्न किया था, उन्होंने बाकायदा बोला था कि एक शेड्यूल जारी होगा। अब तक वो शेड्यूल जारी हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये आला कमान से, शीर्ष नेतृत्व से एक फटकार भी लगी, एक संदेश गया कि भाई इस तरह सब चलेगा नहीं, आपको वहाँ पर एकजुट दिखना पड़ेगा। एकजुट दिख करके पार्टी को मजबूत करना है। लेकिन केवल यहीं तक सीमित नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए एक और चुनौती बड़ी ये है कि बीजेपी जिन इलाकों में आप उनकी मजबूती की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उनके प्रति नाराज़गी एक तरीके से लोकल कैंडिडेट को लेकर। जी। अब बीजेपी का पूरा फोकस है कि मोरपाल सुमन को ये साबित कर दिया जाए वोटर्स की नज़र में कि देखिए हमारे बीच के आदमी हैं। वसुंधरा पहले चुनाव प्रचार करके गई, तब भी उन्होंने इस बात पर फोकस रखा। अब जब वो सीएम के साथ थी तो आप देख रहे होंगे कि वो संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हमारे बीच का व्यक्ति है। जी। तो चुनौती ये नहीं है कि मजबूती क्या है, वो नाराज़गी को किस तरीके से समेटा जाए, शांत किया जाए। तो वो एक चुनौती है कि लोकल कैंडिडेट की जो मांग हो रही थी, उस डैमेज को कैसे भरा जाएगा। जी देखिए भविष्य, लेकिन मैं इसी चर्चा को देखिए आगे बढ़ाता हूँ कि आपने एक चीज़, जब उनको मोरपाल सुमन के नाम का बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया, तो मोरपाल सुमन का जो धन्यवाद वाला पहला बयान जारी हुआ था एज आ उम्मीदवार कैंडिडेट के, तो उसमें उन्होंने सबसे पहला जो धन्यवाद दिया था वो वसुंधरा राजे को दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री को, जबकि मुख्यमंत्री को पहले देना चाहिए था। वैसे तो वसुंधरा राजे भी राष्ट्रीय देखिए उपाध्यक्ष है, लेकिन अगर राज्य की बात करें, क्योंकि राजस्थान का एक उपचुनाव है और मात्र एक सीट पर है, तो उस पर तब यही सवाल उठ रहे थे कि वसुंधरा राजे से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का उनको धन्यवाद देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मोरपाल सुमन जानते हैं कि ये जो इलाका है, जो अंता 12 जिले में आती है विधानसभा, उसमें वसुंधरा राजे के बगैर आगे बढ़ पाना, एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल है। अब वो उस बात को देखिए, ये चीज़ कल फिर से देखी गई जब मोरपाल सुमन ने कल अपने रोड शो के दौरान बोलना शुरू किया, तो तब भी उन्होंने सबसे पहले नाम लिया वसुंधरा राजे का और बाद में लिया उन्होंने भजनलाल शर्मा जी का नाम। इसके बाद जोगाराम पटेल ने उनके कान में कुछ कहा तो वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, और फिर उन्होंने बाकी के नाम लिए। तो देखिए मोरपाल सुमन समझ रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बगैर ये चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर भी और जो अगर राजनीतिक विश्लेषकों से बात करें तो उनसे भी यही सवाल है कि देखिए ये सिर्फ बीजेपी की नाक का सवाल नहीं है और ना ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। अगर अंता हार भी जाते तो सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हैसियत में कोई गिरावट आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखिए जिस तरह विपक्ष भी आरोप लगाता है, राजस्थान से नहीं वो दिल्ली से बनाए गए पर्ची वाले मुख्यमंत्री विपक्ष आरोप लगाता है, तो उनको जब तक वहाँ से नहीं हटाया जाएगा तब तक यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये क्योंकि उनकी कर्मभूमि है, तो क्या ये उनकी नाक का सवाल ज़्यादा बन गया वसुंधरा राजे की? आप ठीक कह रहे हैं अखिल, लेकिन इसमें एक चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। वो ये कि सरकार की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर ये सीट ठीक है, एक सीट है, सरकार बनने बिगड़ने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव सेट होता है। हाँ, आगे की चुनावी राजनीति के लिए एक नैरेटिव सेट होता है कि भाई देखिए मुख्यमंत्री के रहते हुए मुख्यमंत्री के काम को, बीजेपी के काम को जनता ने सराहा नहीं और यहाँ पर चुनावी हार हो गए। तो उस तरीके से परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो बात सही है आपकी कि हाँ, ये अब नाक का सवाल और प्रतिष्ठा का सवाल वसुंधरा राजे की बन चुका है। देखिए इसमें ये पहलू भी देखना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये भी बता दूं, मोरपाल सुमन जैसा आपने कहा, बार बार उन्होंने वसुंधरा का जिक्र किया, चूँकि वसुंधरा खेमे के हैं, वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं। लेकिन अभी शायद पंचायत समिति के वो अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी भी जो है शायद प्रधान है। तो देखिए अभी एक छोटे नेता के तौर पर हो रहे हैं, तो जो प्रोटोकॉल, राजनीतिक प्रोटोकॉल ये होते हैं कि किसको संबोधित पहले करना है नहीं करना, अभी उसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मैं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उतना मुझे लगता है अनुभव शायद ना हो कि किस तरीके से वो राजनीतिक प्रोटोकॉल और अभिवादन का करना है, वो वक्त के साथ आएगा। लेकिन अपने नेता को पहले सम्मान देना, वो जाहिर है वो पॉइंट है, क्योंकि वसुंधरा के करीबी हैं। लेकिन वो टसल था, आप देखिए कुछ दिन पहले जो टसल चल रहा था कि भाई सीएम नहीं चाह रहे थे कि मेरा कोई कैंडिडेट उतरे, और वसुंधरा नहीं चाह रही थी कि मेरा कोई कैंडिडेट उतरे। अंदर खाने हमें जानकारियाँ सूत्रों से आ रही थी, लोग कह रहे थे कि भाई वसुंधरा चाह रही थी कि अगर यहाँ पर मैंने अपना कैंडिडेट उतारा, उसके लिए प्रचार किया और जीत गया वो, तो ये पूरा क्रेडिट जो है शीर्ष नेतृत्व और सीएम तक रह जाएगा।
तो वो उससे बचना चाह रहे थे। सीएम भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में ये थे कि अगर यहाँ पर कोई उनके खेमे का कोई व्यक्ति या उनके रिकमेंडेशन पर कोई आता है और फिर वसुंधरा प्रचार में ना पहुँचे जी तो फिर और कहीं झटका लग जाए तो फिर वो शीर्ष नेतृत्व को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो ये टसल था। इसी टसल के बीच में टिकट अनाउंस करने में देरी हुई बीजेपी में। फिर उसके बाद जो थोड़ी गुटबाजी चल रही थी, प्रचार में किसको भेजा जाए कौन ना जाए, चीज़ें चल रही थी, देरी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर ऊपर से कहा जा रहा है कि ऊपर से फिर एक संदेश आया कि भाई आप लोगों को एक साथ जुटना है, थोड़ी फटकार वगैरह भी लगी, ऐसा जी कहा जा रहा है। तो तब जा कर के ये एक पावर प्रेजेंटेशन करनी पड़ी कि देखिए पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। अब जब ये हो चुका है, क्योंकि जब एक प्लेटफॉर्म पर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो सीएम और पूर्व सीएम को लेकर आ चुका है और ये भी दिखाया गया, देखो सारे नेता आसपास, बड़े बड़े नेता सब साथ में, तो वो सब जी साथ में। तो अब जा कर के ये वसुंधरा की नाक का सवाल, प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। तो अब वसुंधरा चाहेंगे कि पूरी ताकत इसमें झोंक दी जाए। जी। लेकिन भविष्य देखिए, हम लगातार ताकत की तो बात कर रहे हैं और बीजेपी बड़े सधे हुए अंदाज में बहुत मतलब एक सिस्टमेटिकली आगे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं मतदान का दिन और वैसे वैसे बीजेपी जो है अपने आप को मजबूत करती हुई जनता में दिखाई दे रही है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया और आपने भी चर्चा की कि मुख्यमंत्री का नाम बाद में लिया, लेकिन जब उसी रोड शो में आगे जा रहे थे और जब वो दिया जलाने वाली बात आई तो वहाँ मुख्यमंत्री ने पहले दिया जलाया, फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, तो महारानी ने बाद में दिया जलाया। ठीक है, तो वो तो बैलेंस हमें होता हुआ दिखा। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो अखर रही है वो किरोड़ीलाल मीणा को लेकर अखर रही है। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा वही है जो लगातार, जिनको जिस तरह सचिन पायलट का नरेश मीणा सम्मान करते उसी तरह किरोड़ीलाल मीणा का भी सम्मान करते थे। लेकिन जब दूसरी बार वो जेल से बाहर आए तो कुछ तलखी देखने को मिली थी। किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से भी कुछ बयान दिए गए थे कि खड़ा कर दिया, बीजेपी ने खड़ा कर दिया। उसके जवाब में नरेश मीणा की तरफ से भी कुछ बयान दिए गए। तो अब देखिए, हम कल भी जब चर्चा कर रहे थे इसी शो में अपने, तब भी हमने ये बात की थी कि सचिन पायलट की किस तरह वो तारीफ कर रहे हो और सचिन पायलट के कंधे पे बंदूक रख के वो कांग्रेस को पर निशाना साध रहे। तो अब वो किरोड़ीलाल मीणा का भी कोई नाम लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे और ना ही किरोड़ीलाल मीणा भी वहाँ कुछ ऐसा एक्टिव नज़र आ रहे। क्या वो इससे पहले प्रचार के लिए आए भी है? क्योंकि मीणा समाज अंत में एक बड़ा प्रभावशाली समाज माना जाता है। जी, देखिए नरेश मीणा तो अभी किसी तरह का सामाजिक विद्वेष वहाँ चाहते नहीं हैं। जी क्योंकि उनको पता है कि मीणा समाज, केवल मीणा समाज के भरोसे वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जी यहाँ पर आपको माली समाज का भी वोट लेना है, बाकी गुजर समाज का भी, और इस तरीके से सर्व समाज की पॉलिटिक्स करके आप ये चुनाव जीत सकते हो। तो इस तरह का कोई भी वैमनस्य या फिर कोई भी टकराव किसी भी जाति से, किसी समाज से अभी नरेश मीणा चाहते नहीं हैं। दूसरा, आपने किरोड़ी मीणा का जिक्र किया, जी वो नहीं आ रहा है। अब देखिए, ये जो इलाका है वसुंधरा राजे का इलाका, और वसुंधरा राजे और किरोड़ी मीणा के बीच जो एक अदावत रही है वो जी जग जाहिर है। तो जाहिर तौर पर किरोड़ी मीणा उसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं कि उस इलाके में घुसा जाए जहाँ पर वसुंधरा राजे का वर्चस्व है या उनकी एक तरीके से पूरी लेगेसी जो है। करना नहीं चाहते या उनको बुलाया भी नहीं जा रहा है। देखिए, एक बयान वायरल हो रहा है अशोक गहलोत जी का, एक इंडिविजुअल यूट्यूबर ने वो किया, इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने सवाल पूछा अनिल चोपड़ा को लेके कि आप वहाँ नहीं आए, जबकि वो सिर्फ 1600, अगर आप आते तो क्या पता वो सीट भी जीत जाते, बिल्कुल बॉर्डर पे हारे। तो तब अशोक गहलोत ने भी यही दिया कि मुझे बुलाया ही नहीं गया। देखिए, ये सबसे बड़ी राजनीतिक सहूलियत की बात है कि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो ना आपको बुलाएगा और ना आप जाएंगे। तब आप इसको किसी भी तरीके से समझ लीजिए कि वो एक कहावत भी है कि भाई चाकू खरबूजे पर गिरे, खरबूजा चाकू पर गिरे, कटना खरबूजे को ही होता है। तो उसी तरह की स्थिति है पॉलिटिकल में, अपनी अपनी सहूलियत लेकर सब चलते हैं। तो किरोड़ी मीणा को देख करके ठीक है, नरेश मीणा अपनी अलग पॉलिटिक्स वहाँ कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मेजर अगर वहाँ पर देखा जाए पॉलिटिक्स मीणा समाज की नहीं है। ठीक है, मीणा समाज वहाँ पर है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए केवल निर्णायक वोट बैंक मीणा समाज का नहीं, तो फिर सर्व समाज की पॉलिटिक्स अंता में चलती है। तो किरोड़ी मीणा इसलिए भी थोड़ा दूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भविष्य ये सारी चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो देखिए, अंत में और क्या क्या अभी हमें दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलेंगी, सब हम आपको यहाँ बताते रहेंगे, क्योंकि अभी 9 तारीख तक प्रचार चलेगा। 9 तारीख के बाद ही प्रचार थमेगा और उसके बाद 11 तारीख को मतदान और 14 तारीख को सब चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। उसके बाद ये भी साफ़ हो जाएगा कि किसका कितना योगदान रहा, क्योंकि जब चुनावी तस्वीर नतीजों के बाद साफ़ हो जाती है तो उसके बाद और भी कई चीज़ें क्लियर हो जाती है जो कि अभी अधर में चल रही है। जैसे किरोड़ीलाल मीणा को ले लीजिए कि उनको बुलाया नहीं गया या वो खुद दूरी बना रहे, ये सब चीज़ें तस्वीरें साफ़ हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।